आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 50 शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय 2 नंबर के क्वेश्चन के सीरीज में। फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदु दोष क्या है। तो बिंदु दोष को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष किसी क्रिस्टल में चालक बिंदु से अवयवी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। या किसी ठोस के रवा से चालक बिंदु के गायब होने से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। इसे एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है मोल अंश क्या है। मोल अंश बोले या मोल फ्रैक्शन बोले या मोल प्रभांज बोले, बात बराबर है। कह रहा है कि मोल अंश किसी विलयन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यानी किसी विलयन में ए में अवयवों का मोल तथा कुल अवयवों के मोलों के अनुपात को मोल प्रभांज कहते हैं। इसे x के द्वारा सूचित किया जाता है। यह यूनिट लेस होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात ताप से स्वतंत्र होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। यानी किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर ZIT, जहाँ Z एक समान विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, I विद्युत धारा एम्पियर में और T समय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घात के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऊपर में जितना घात होगा अभिकारकों का सबको जोड़ देंगे तो उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। प्रासरण दाब वे बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगने पर प्रासरण की क्रिया को रोकता है, प्रासरण दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम कहते हैं। यानी विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K द्वारा सूचित किया जाता है। K बराबर होता है 1/ρ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर है मानक इलेक्ट्रोड विभव। 1 लीटर सांद्रता वाले विलयन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी 1 लीटर जो सांद्रता वाले विलयन है उसको 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह 2014 और 16 में पूछा हुआ है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व के D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की विकिरण को अवशोषित करता है तथा D संक्रमण के कारण यह रंगीन होता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउनी गति। जब कोलाइड विलयन का निरीक्षण क्रिया जाता है तो जब कोलाइड विलयन को निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर संक्रियन ऊर्जा क्या है। अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। यानी अभिकारक के जो मध्य में जो ऊर्जा काम करेगा उससे बोलेंगे संक्रियन ऊर्जा। यह 2013 और 15 में पूछा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन। षटकी दोष। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जो दोष 2 प्रकार के, यानी कि जो दोष हम पढ़ेंगे षटकी दोष और फ्रेंकेल दोष जो इम्पोर्टेंट है। तो षटकी दोष हम लोग किसको बोलते हैं सो देखते हैं। कह रहा है कि इस दोष में अवयवी कण अपने चालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे षटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, षटकी दोष कहते हैं। यानी वैसा दोष जो 2 विपरीत आयन के गायब होने से उत्पन्न होता है तो उसे षटकी दोष कहते हैं। इस दोष का अध्ययन सर्वप्रथम षटकी ने 1930 में किया है। जैसे NaCl, NaBr, NaF, KCl, KNO3
इस दोष के कारण डेंसिटी और स्टेबिलिटी दोनों घटता है कंडीशन है यानी षटकी दोष होने का। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान उच्च होना चाहिए। इसके लिए आयनों के बीच आकार का अंतर छोटा होना चाहिए। चलिए, यानी कि दो विपरीत आयन गायब हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे यानी षटकी दोष। देखिए इसमें से एगो बी माइनस गायब हुआ है और ए प्लस, दो गायब हुआ विपरीत, एगो ए प्लस गायब यानी ए प्लस गायब है और बी माइनस गायब है। दो विपरीत आयन जखन गायब हो बोलेंगे षटकी दोष बोलेंगे। और इसका उदाहरण है NaCl NaBr। और इसमें डेंसिटी और स्टेबिलिटी दोनों घटता है, यानी इसका घनत्व और जो स्थायित्व है दोनों घट जाता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन का मान उच्च होता है, इसके आकार का अंतर छोटा होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंकेल दोष किसे कहते हैं। तो इस दोष में अवयवी कण अपने चालक बिंदु को छोड़कर अंतर आकाशीय स्थान में चला आता है, इसे फ्रेंकेल दोष कहते हैं। यानी इस दोष का अध्ययन फ्रेंकेल ने 1926 ईस्वी में किया था। यानी कि वैसा दोष जो क्रिस्टल से चालक बिंदु को वॉइड में आ जाने से उत्पन्न होता है उसे फ्रेंकेल दोष कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है AgCl AgBr AgI ZnS। AgBr में षटकी और फ्रेंकेल दोनों दोष पाया जाता है। जो ये फ्रेंकेल दोष है, इस दोष के कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन स्टेबिलिटी घटता है। और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कोऑर्डिनेशन नंबर का मान निम्न होना चाहिए। इसके आयनों के बीच का अंतर बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर करा किसी कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। यानी कुल लिगेंडों की संख्या क्या बोलेंगे, उपसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आदर्श विलयन। तो वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। सबसे शॉर्टकट है कि वे विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो विलयन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, अनादर्श विलयन है वे विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन शॉर्टकट में बोलेंगे कि वे विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम। तो देखते हैं फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम क्या कहता है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के सीधा समानुपाती होता है। या इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न इलेक्ट्रोड से होकर समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक की सीधा समानुपाती होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर, कॉपर के दो अयस्कों का नाम। तो कॉपर के दो कॉपर पायराइट CuFeS2 और क्यूपेराइट Cu2O। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्यों। अमीन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए एमीन। एमीन में धनात्मक इंडिकिव प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रोड घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होता है। अगला, एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है यानी ठोस बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। मोलरता को परिभाषित करें। किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में विलय के कुल मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। मोलरिटी कहते हैं। किसी विलयन के प्रति लीटर या 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यह ताप पर निर्भर करता है, इसका इकाई होता है मोल पर लीटर होता है। इसका इकाई क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, भर्जन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को
वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है, भर्जन कहलाता है। अगला, निस्तापन, वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, निष्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है? जब प्रकाश की किरण को कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है और उसे पुनः आवेशित नहीं किया सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी कि वैसा सेल जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी शुष्क सेल, मरकरी सेल, यानी जो हम लोग घड़ी का बैटरी का यूज करते हैं, एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो प्राथमिक सेल हो गया। और द्वितीयक सेल जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कर सकते हैं, उसे बोले द्वितीयक सेल बोलते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र के क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। आरएनए तथा डीएनए मुख्य न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप है जिस पर वो उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है, तो उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। डेल्टा टीपी बराबर डेल्टा T2 - T1। T2 घोल का क्वथनांक और T1 शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विभव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेसहोल्ट ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसे ब्रेसहोल्ट ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए और डीएनए में अंतर बताइए। तो आरएनए या एक कुंडलित होता है या द्विकुंडलित होता है। आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, डीएनए अणुसूत्रों में पाया जाता है। यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होते हैं, ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव्यरागी और द्रव्य विरागी को लाइन में अंतर। लियोफिलिक और लियोफोबिक में अंतर। इसमें बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहता है, इसमें छोटे छोटे अणु कणों के रूप में रहता है। यह अधिक अस्थायी होता है या कम अस्थायी होता है। इस पर आवेश की मात्रा शून्य होती है, इस पर आवेश की मात्रा धनात्मक और ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। इसमें अधिशोषण उष्मा की कम मात्रा में होता है, इसमें अधिशोषण उष्मा की अधिक मात्रा में होता है। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है और रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने से बढ़ता है। या विशिष्ट नहीं होता, यह अति विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोलरता और मोललता में अंतर बताइए। तो मोलरता 1 लीटर विलयन में घुले विलय के कुल संख्या को मोलरता कहते हैं और मोललता 1 kg विलयन में घुले विलय की कुल संख्या को मोललता कहते हैं। मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता, मोलरता ताप पर निर्भर करता है और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोलरता का एसआई मात्रक मोल पर लीटर होता है और मोललता का एसआई मात्रक मोल पर kg होता है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव है? ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया दोगुना हो जाता है उसका वेग। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमांक में अवनवन से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक का अवनवन कहलाता है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, HF शक्तिशाली अम्ल है क्यों? या HF HI से दुर्बल अम्ल है क्यों? HI का अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है क्योंकि HI के बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, अतः HI HF से शक्तिशाली अम्ल है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर,
PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। क्यों? तो नाइट्रोजन N में d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस P में d ऑर्बिटल उपस्थित रहता है, इसीलिए PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 ज्ञात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। प्रासरण एवं विसरण में अंतर। प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, विसरण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता है। प्रासरण केवल विलायक में होता है, विसरण केवल विलयन में होता है। प्रासरण की क्रिया अर्ध परागम झिल्ली से होता है और विसरण की क्रिया अर्ध परागम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। लोहे के मुख्य अयस्कों का नाम। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्यों? चांदी में संयोजी बॉन्ड अपूर्ण भरे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संयोजी बॉन्ड से चालन बॉन्ड में आसानी से होता है, जिसके कारण चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन। वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से आप क्या समझते हैं? जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। 2 विटामिन का नाम लिखिए जिसकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम बताएं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी या जीरोसिस। विटामिन बी की कमी से बेरी तथा भूख कम लगना। चलिए 43 हो गया। 44 में उदासीनीकरण ताप की परिभाषा दें। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न उष्मा को अम्ल के उदासीनीकरण की इंथैल्पी या उदासीनीकरण का ताप कहते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिंक के दो मुख्य अयस्क का नाम लिखिए। जिंक ब्लेड ZnS, जिंक क्रोमाइट ZnO या काइट ZnO। अगला क्वेश्चन। NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा होता है, क्यों? NH3 के अणु एक दूसरे से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन से जुड़े रहते हैं, जबकि PH3 में नहीं पाया जाता है, अतः NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा होता है। 47 नंबर क्वेश्चन। अक्रिय गैस केवल Xe ही सही रासायनिक योग्य बनाता है, क्यों? अक्रिय गैस का S और P ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है, लेकिन Xe में D ऑर्बिटल खाली रहने के कारण रासायनिक योग्य बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अम्लीय वर्षा का तात्पर्य है कि अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना या वायुमंडल में उपस्थित SO2 और NO2 आदि के कारण होता है। जब अम्लीय वर्षा जमीन पर गिरता है तो जमीन में उपस्थित क्षार का उदासीनीकरण हो जाता है, इससे मिट्टी की अम्लीय हो जाता है। या ये बोलिए कि जब वर्षा जल का pH मान 7 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि इसका आयनन इंथैल्पी उच्च और इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी अधिक धनात्मक होता है, इसीलिए अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है। 50 नंबर क्वेश्चन। H2O तरल होता है जबकि H2S गैस होता है, क्यों? H2O में H एकल बॉन्ड O आबंधन प्रबल होता है, जबकि H2S में H एकल बॉन्ड S आबंधन दुर्बल होता है, क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है, इसीलिए H2O तरल होता है जबकि H2S गैस होता है। चलिए आज का 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमें आपके अपना RK रंजन सर।